नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, जब कभी भी भरण पोषण का केस आपके ऊपर लगता है और आप एक पति हैं, ठीक है, तो रजनीश वर्सेस नेहा का जो इनकम एफिडेविट का शपथ पत्र बोल सकते हैं हम उसको, या एफिडेविट बोले, वो आपको कोर्ट में देना पड़ता है। अभी ऐसे कई लोगों के हमारे पास कॉल आए। एक शख्स का हमारे पास कॉल आया था, तो वो जो शख्स हैं वो बिहार से हैं और मुस्लिम हैं। उनकी पत्नी ने उन पर केस लगाया और उनकी पत्नी ने उन पर जब मुकदमा लगाया तो उन शख्स ने अपनी तरफ से रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट फाइल नहीं किया और कोर्ट ने जजमेंट दे दिया 10,000 महीने का इंटरिम मेंटेनेंस। तो मेरा ये कहना है कि अगर दोनों पक्षों ने इनकम एफिडेविट पेश नहीं किया है तो कोर्ट को ये अधिकार नहीं है कि कोर्ट जो है वो उसमें भरण पोषण का आदेश जारी कर सके। ये सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग हाई कोर्ट बार बार बोल चुके हैं। अगर आपका जज, मान लीजिए आपने नहीं दिया, देना भूल गए, या देना आपके देने के पहले ही जज साहब ने जजमेंट कर दिया। कई बार ऐसा होता है ना कि थोड़ा हमको विचार करना पड़ता है कि मैं इसमें क्या क्या लिखूं क्या ना लिखूं। एफिडेविट में इनकम एफिडेविट है भाई, अब हम पे झूठा मुकदमा लगा है तो हमें सोच समझ कर ही रिप्लाई फाइल करना पड़ेगा और सोच समझ कर ही एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। तो अगर हमने एफिडेविट नहीं दिया है तो जज को ये राइट नहीं है कि वो जजमेंट कर दे, ठीक है। अब उनके केस में ऐसा हुआ है तो मैंने कहा कि पहले तो मैंने उनसे ही पूछा कि आपका वकील क्या कर रहा था, तो उन्होंने कहा सर वकील ने तो इस पर कोई ऑब्जेक्शन लिया ही नहीं। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर वकील ने नहीं लिया तो फिर आपको उस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट जाना चाहिए, आप क्यों नहीं गए। फिलहाल मैंने उनको हाई कोर्ट जाने की राय दी है, ठीक है। दूसरी बात यह कि हमसे कुछ लोगों ने ये पूछा कि सर अगर मैं इनकम एफिडेविट में कुछ गलत चीज़ें लिख दूँ या कुछ छुपाऊँ और मैं एक हस्बैंड हूँ तो क्या मेरे ऊपर सेक्शन 340 की कार्रवाई होगी। तो मेरा ये कहना है कि नहीं होगी, ठीक है। अक्सर ये देखने को मिला है कि अगर हस्बैंड कुछ छुपा रहा है सैलरी वैलरी तो उसमें कोई 340 की कार्रवाई नहीं होती है। बस ये है कि अगर कोई कोई सच्चाई सामने आ जाती है, कोई फैक्ट सामने आ जाता है जिससे मालूम पड़ता है कि हस्बैंड ने सैलरी छुपाई है, इसकी सैलरी इतनी नहीं इतनी है, तो जज उसके अकॉर्डिंग सैलरी को बढ़ा देता है, भरण पोषण को बढ़ा देता है। कोई सजा वजह नहीं होती है, ठीक है। अगर पति को सजा हो जाएगी तो फिर पत्नी को भरण पोषण देगा कौन। तो अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हमने एफिडेविट में कुछ बातें छुपाई हैं, कोई तथ्य छुपाया है और हमारे खिलाफ 340 कार्रवाई हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से ये गलत है। अगर कार्रवाई कोई करता भी है, आपकी वाइफ करती है, तो कोर्ट उसकी पिटीशन को खारिज ही करता है। ऐसा भी देखने को मिला है। एक इम्पोर्टेंट बात ये कि कई बार ऐसा कई लोगों ने बताया, एक शख्स ने हमको बताया कि उनकी भाभी जो हैं वो घर में ताला तोड़ के ज़बरदस्ती घुस गई और अब वो उसी घर में रह रही हैं और जो उनके भाई साहब वो कहीं बाहर जॉब करते हैं। तो मेरी भाभी को घर से बाहर कैसे निकाला जाए, और इस तरह की जो कंडीशन है ये भविष्य में भी किसी के साथ हो सकती हैं। मालूम पड़ता है पत्नी साल भर से या कुछ महीने से अलग रह रही है, आ ही नहीं रही है, और उसकी हरकतें ऐसी है कि हम भी उसको अब लाना नहीं चाहते हैं, या हमारे माँ बाप जो हैं वो भी उसको अपनाना नहीं चाहते हैं। तो अचानक बीवी जो है वो आए और घर में दरवाज़ा खोल के ज़बरदस्ती घुस जाए, क्योंकि जो इस तरह की महिलाएं होती हैं उनका कुछ ऐसा ही कैरेक्टर होता है, उनमें लाज शर्म नहीं होती है। तो कई लोगों के मन में सवाल है कि ऐसा तो हमारे साथ भी हो सकता है। जैसे किसी की वाइफ हो या किसी की बहू हो, वो अलग रह रही है, मान लो साल 1.5 साल, अचानक से उसका मन किया कि जाऊँ और सीधे घर में घुस जाऊँ। आप घुसने ना दे तो पुलिस को बुला के लिए आए, और पुलिस भी जनरली क्या करती है, वाइफ का ही पक्ष लेती है कि अरे वो तुम्हारी पत्नी है या तुम्हारी बहू है, उसका अधिकार है घर में। और जब आप पुलिस को कहते हैं कि वो इतने सालों से दूर रह रही थी तो पुलिस कहती है वो एक अलग चीज़ है, उसके लिए तुम कोर्ट जाओ, ठीक है। ऐसा ही अक्सर होता है ना कि हम लोग घर पे हैं, अचानक वो आ जाती है और ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करती है, और कोशिश करती घुस भी जाती है।
इससे बचने का तरीका क्या है? कई लोगों के मन में चलता है, कई लोग सोचते हैं कि ये कल को तो हमारे साथ भी हो सकता है ना। कुछ लोग बाहर नौकरी करते हैं, घर माँ बाप इंडिया में रह रहे हैं, लोग बाहर हैं या दूसरे स्टेट में हैं, तो बीवियाँ क्या करती हैं, माँ बाप को टारगेट करती हैं। देखिए पहली बात तो ये कि जब तक हस्बैंड ज़िंदा है तो वाइफ की जिम्मेदारी उसके सास ससुर नहीं उठाएंगे, ठीक है। मतलब किसी महिला की जिम्मेदारी उस महिला के सास ससुर नहीं उठा सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर हमको ऐसा लगता है कि अभी वो अलग रह रही है, कभी भी अचानक आ जाए हंगामा करे, इसका एक तरीका आपको बता देता हूँ। जो हमारा CRPC होता था उसमें एक सेक्शन था, सेक्शन 107, और अभी जो BNSS आया है जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें सेक्शन 126 है, 126। आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन लिख के अपने संबंधित थाना क्षेत्र में देनी है, ठीक। और वो एप्लीकेशन तो मेरा यही कहना है कि आप बाय पोस्ट भेजें, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर कौन सा रूल चलता है आपको पता होगा। आपके यहाँ पुलिस में IG या SP होते हैं या पुलिस में कमिश्नर होते हैं, हर शहर की अलग कहानी होती है। तो आपको मालूम होगा कि आपके यहाँ कौन होता है। कमिश्नरेट रूल लागू है पुलिस का आपके यहाँ पर कि IG DIG वाला रूल लागू है। अगर आपके यहाँ पे IG DIG वाला रूल लागू है तो आपको सेक्शन 126 BNSS के तहत SDM के सामने, जो आपका SDM होता है उसके सामने एक पिटीशन लगानी है सेक्शन 126 BNS की, ठीक है। और उसमें आपको या आपके माता पिता जो भी हों, उनको जो परिवार की महिला है जो परेशान कर रही है, जो पत्नी है या बहू है, उसके बारे में सब कुछ लिख देना है जो अलग रह रही है आपसे। और उसमें मांग करनी है कि ये हमसे अलग रह रही है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी घर में आके हंगामा कर सकती है, हम पे झूठे मुकदमे लगा सकती है और ताला तोड़ के घर में घुसने का प्रयास भी कर सकती है। अतः शांति कायम रहे, इसलिए इस महिला को नोटिस जारी किया जाए और निर्णय दिया जाए कि जब तक हमारा मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, जब तक कि हमारे बीच में समझौता नहीं हो जाता, मामला शांत नहीं हो जाता, तब तक ये हमारे घर में घुसने का प्रयास ना करें। इसमें यह होगा कि जो SDM होगा वो आपकी वाइफ हो या बहू हो, उसको बुलाकर उसको चेतावनी देते हुए एक जजमेंट पास कर देगा और इसके बदले उससे जमानत भी ले लेगा 5,000 की, 10,000 की, ठीक है, परिशांति कायम करने के लिए। तो अगर आपके साथ ऐसा होने की संभावना है, आपको लगता है कि वाइफ जो है वो अलग रह रही है, कभी भी घर में आ सकती है, हम वाइफ को दोबारा नहीं बुलाना चाहते, अगर वो आएगी तो नाटक नौटंकी हंगामे करेगी, झगड़ा करेगी, लड़ाई करेगी, उसके अलावा वो परिवार के लोगों पर झूठा मुकदमा भी लगा सकती है, ठीक है। इसलिए हम उसको नहीं लाना चाहते। तो ये आपको एक एप्लीकेशन, एक मतलब पूरी एक पिटीशन बनती है सेक्शन 126 BNSS, जो पहले सेक्शन 107 CRPC हुआ करता था, उसकी पिटीशन बनती है। वो पिटीशन जो है आप अपने वकील के माध्यम से SDM कोर्ट में फाइल करेंगे। अगर आपके यहाँ पर पुलिस कमिश्नर रूल है तो ये एप्लीकेशन SDM क्या फाइल नहीं होगी, ये एप्लीकेशन फाइल होगी ACP के यहाँ। ACP मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है, ये उसके वहाँ फाइल होगी, ठीक, और वही जजमेंट करेगा इस पर। और ये एप्लीकेशन आप खुद भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ACP या SDM, इनको आम बोलचाल की भाषा में कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहा जाता है, इंग्लिश में इनको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। और इस तरह की एप्लीकेशन में 2 या 3 सुनवाई में फैसला कर दिया जाता है। तो इसका परिणाम ये होगा कि इन फ्यूचर आप सुरक्षित हो जाएंगे, कि आपको डर लगता है कि मेरी वाइफ कहीं घर में आके ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास ना करे, हम मेरी माता पिता के घर में ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास ना करे। इसलिए आपको सेक्शन 126 BNSS की एप्लीकेशन को लगा देना है। मेरे ख्याल से ये जानकारी आपको समझ में आई होगी दोस्तों।
क्योंकि अक्सर ऐसे कहानियाँ, ऐसे किस्से भी हमें देखने को मिल जाते हैं कि जो इतने सालों से अलग रह रही है, अचानक उसको पता नहीं क्या होता है कि वो आती है और भी हंगामा शुरू कर देती है, कहती है मेरा भी घर है, मुझे भी अंदर एंट्री करना है, फलाना ढिमका। ठीक है, जब कभी भी पत्नी चली गई हो और डाउट हो रहा हो कि मुकदमे लगा सकती है, उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा हो वो अलग रह रही है, ठीक है, तो अब आपको इसी धारा का सहारा सबसे पहले ले लेना है और उसमें मांग करनी है कि अभी हमारे बीच मनमुटाव है और जो मेरी वाइफ है या फिर जो हमारी बहू है वो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगा सकती है। तो सीधी सी बात है भाई, हम अगर पानी में है तो हम थोड़ी चाहेंगे कि उस पानी के अंदर मगरमच्छ की एंट्री करवाई जाए। ठीक है, ऐसा होने पर तो हमारी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। और इस सेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर परिशांति भंग होने की संभावना है, तो सीधी सी बात है कि अगर संभावना तो है ही, भाई वाइफ से विवाद चल रहा है, बहू से विवाद चल रहा है, तो संभावना तो है। ठीक है, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। तो आपको एसडीएम के समक्ष या फिर एसीपी के समक्ष, जो भी आपके शहर में बैठता है, अपने वकील के माध्यम से एप्लीकेशन फाइल करनी है। ठीक है, और उसमें 2-3 पॉइंट और लिख देना कि कल को कुछ ऊंच नीच हो जाता है तो फिर माननीय एसडीएम महोदय या न्यायाधीश महोदय इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि हमने तो आपको इंटीमेशन दे दिया कि ये हमारे घर में अब ना आए जब तक कि कोर्ट से या फिर जैसे भी हमारी आपसी बातचीत से मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, तब तक ये हमारे घर में प्रवेश ना करें। ठीक, तो इससे क्या होगा कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं या आप स्वयं सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, उसमें ये भी लिख सकते हैं कि इसके अलावा इसका भाई, इसका पिता भी ना आए, हमें उनसे भी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए सारे संबंध तोड़ना है, बाद में विचार करेंगे। तो इस तरीके से ये एप्लीकेशन आप एसीपी ऑफिस अगर आपके यहाँ है तो वहाँ पर, या एसडीएम कार्यालय वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।